विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज हुआ संपन्न। सत्र के आखिरी दिन 6 विधेयक पारित। मुख्यमंत्री ने सत्र को बताया सकारात्मक। विधानसभा सत्र में पारित हुआ हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024। प्रदेश के 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगी सेवा की सुरक्षा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चर्चा के दौरान उठाया चंडीगढ़ में बनने वाली नई विधानसभा का मुद्दा। कहा, विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर दी जाने वाली राय पर बढ़ा जाएगा आगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी जिला एवं शहर स्तर की कार्य योजना विकसित करने की दी हिदायत। वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति बनाने को कहा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज चर्चा के उपरांत 6 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग विधेयक 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक विधेयक 2024 और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय विधेयक 2024 शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा का सत्र संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र के समापन पर प्रेस वार्ता कर इस विधानसभा सत्र को 27 घंटे की सकारात्मक चर्चा का सत्र बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हुई और 40 नए विधेयकों सहित अन्य सदस्यों से सुझाव भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान 13 विधेयकों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमने चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जारी किया था वह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि वचन पत्र है। हम अपने संकल्प पत्र के वादों को दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे। देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 4 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सदन में पटल पर रखे गए 13 विधेयकों पर भी चर्चा की गई। वर्ष 2024 के संकल्प पत्र के अनुसार नए संकल्पों को और अधिक दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे। हमारा यह संकल्प पत्र कागज पर लिखा वाक्य मात्र नहीं है, यह हमारे लिए वचन पत्र है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने वाला विधेयक पास कर दिया है। इसके साथ ही सत्र में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। पट्टेदार किसान हैं जो इस समस्या से ग्रसित थे लंबे समय से। वो ये चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले। इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, बिल पास किया गया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की जनता से किए गए अपने सभी वादों को कार्यकाल के दौरान पूरा करेगी। इससे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कल 7 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2024 और
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2024, हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2024 और हरियाणा नगर निगम विधेयक 2024 को भी पारित कर दिया। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 के तहत प्रदेश में विभिन्न सरकारी संगठनों में अनुबंध और आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। 14 अगस्त 2024 को हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 को अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में बताया कि हम युवाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए वादों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि HKRN ने युवाओं को ठेकेदारी की प्रथा से मुक्ति दिलाई है। HKRN से युवाओं के घर में प्रकाश पहुंच रहा है। 1,20,000 युवा जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। संविदा कर्मचारी विधेयक से प्रदेश के 1,20,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इसका मकसद व अनुबंध कर्मचारियों का कल्याण है। इसके साथ ही उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना और सेवा शर्तों में सुधार कर विभागों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना है। विधानसभा से पारित हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2024 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश सहित 3 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होगा जो गुरुद्वारा संपत्ति, उसकी निधि और गुरुद्वारा समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य संस्थानों के बीच किसी भी अन्य विवाद से संबंधित विवाद पर फैसला लेगा। इस बीच विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जल्द करवाए जाएंगे। अभी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के मद्देनजर वोट बनवाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। चुनाव के लिए एक अलग कमेटी बनी हुई है जो संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को देख रही है। इसके अलावा सदन में पारित हुए हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2024 संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद में पिछड़े वर्ग ख के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। हरियाणा नगर निगम विधेयक 2024 में प्रत्येक निगम में पिछड़े वर्ग ख के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के मुद्दे को विधानसभा में उठाया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को सियासत से ऊपर उठकर एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी SYL को लेकर राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला। ऐसे ही अब पंजाब के नेता हरियाणा विधानसभा के निर्माण के विषय पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर पूरा हरियाणा एकमत है और विधानसभा के सभी सदस्य भी एकमत होकर जो बात रखेंगे उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा के सभी माननीय सदस्य हैं और सभी बैठ करके जो एक मत के अंदर चलेंगे। और आज उठ करके वहाँ के लोगों ने हमारे विधानसभा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। माननीय राज्यपाल महोदय को मिले हैं जाकर के, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस मत के ऊपर पूरा का पूरा हरियाणा एक मत है और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे बैठ करके जैसे भी विषय होगा। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के लघु सचिवालय में ई-दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 30 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विकास कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करनाल में 1000 मकानों का निर्माण जल्द शुरू होगा और आगामी योजनाओं में इस संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि इस योजना के अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं।
इसके अलावा स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि CSR फंड से मंजूर की जाएगी। चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज़ पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज़ पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस जिले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल जिले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और ज़िले को दिलाया जाएगा, ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की ज़रूरत है वो कंप्यूटर की योजना को लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रदूषण पर कहा कि दिल्ली में ग्रेप 4 लागू किया गया और पंजाब में हरियाणा से 8 गुना अधिक पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने किसानों द्वारा दिल्ली जाने के मुद्दे पर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, लेकिन हिंसा का सहारा लेना गलत है। रैपिड मेट्रो परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फाइल वर्क पूरा हो चुका है और जल्द ही काम शुरू होगा। करनाल को NCR से बाहर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि NCR बोर्ड इस पर फैसला करेगा, लेकिन करनाल के उद्योगों और वाहन चालकों को कोई परेशानी होने नहीं दी जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने आज करनाल की सहकारी शुगर मिल के 49वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ने गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की और मिल की सफलता की कामना की। उन्होंने कहा कि जल्दी अन्य शुगर मिलों में भी पेराई सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में खाद की कमी को लेकर अफवाहों को नकारते हुए कहा कि प्रदेश में DAP की कोई कमी नहीं है और किसानों को आगे भी खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे मंत्रालय की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत किसानों को बधाई कि आज पिराई का जो सीजन है करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में शुरू हुआ है और बहुत अच्छे मुहूर्त में शुरू किया है। अन्य मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट पता है आप लोगों को विधानसभा में बोले, एक एक परत को उन्होंने बिल्कुल खोल के बताया है। कहीं भी DAP की समस्या नहीं है। ये कुछ चंद लोग कुछ थोड़े बहुत कुछ एक आध वैसी बात करता है ना, कहीं भी कोई DAP की समस्या नहीं है। बढ़ते प्रदूषण पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर हैं और प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, जबकि पंजाब में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। करनाल शुगर मिल के MD हितेंद्र कुमार ने बताया कि मिल पिछले साल टेक्निकल क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान हासिल कर चुकी है और आगे क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 49वां जो पेराई सत्र है उसका प्रारंभ हुआ है। माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के कर कमलों द्वारा जो है ये शुभारंभ हुआ है और इस साल जो है हमारा गन्ना पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, तो इसलिए बड़े हर्ष की बात है और हम रिकवरी भी बढ़ाएंगे और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिले। रेट भी बढ़े हैं, पिछले साल के मुकाबले 14 रुपये जो है बढ़ाए गए हैं। अब की बार 400 रुपये का रेट किया गया है, जो कि सर्वाधिक है और बड़े हर्ष। गन्ने का पेराई सत्र जो शुरू हुआ है इसके लिए तो हम स्वागत करते हैं और मैनेजमेंट का, मंत्री जी का और शुगरफेड चेयरमैन का धन्यवाद करते हैं। 50-11 हाँ 50-11 ज़्यादा है और बाकी अर्ली वैरायटी में 15-0-23। गन्ने की बहुत बढ़िया पेमेंट हो रही है, बहुत बढ़िया मिल चलेगा। हमारा मिल बहुत बढ़िया, नई सुविधा सारी मिल रही है। टोकन भी मतलब ऑनलाइन लग रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मिल में और समय पर किसान अपनी ट्राली खाली करके चला जाता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का निमंत्रण दिया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास और विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को प्रदेश के किसानों द्वारा राज्य में हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती धान किस्मों का उपयोग के बारे में भी जानकारी दी, जिस धान की सीधी बिजाई कर पानी की बचत होती है। राज्यपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्रों को
कौशल शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ बच्चों की नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा का हब बनकर उभरा है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में राज्यपाल द्वारा 1338 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां दी गईं। विद्यार्थियों ने पीएचडी, एमफिल, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को पूरा कर अपनी डिग्रियां हासिल की। उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को केवल नौकरी के इच्छुक नहीं बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनने का भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को हल करने में शिक्षा और कौशल विकास की अहमियत पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पहल ने देश में कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। बाहर जाएंगे तो आपके माता पिता जो है वो लोग भी अपेक्षा करते रहते हैं, डिग्री प्राप्त करके आए, क्या करने वाले, आपका भविष्य क्या होगा, आपको भी चिंता रहती है भविष्य क्या करना है। तो इसलिए आप लोगों का एक नया जीवन शुरुआत होगा। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सारे विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि आप नौकरी के लिए ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाले होने चाहिए। हम लोग नौकरी ढूंढने वाला नहीं होना। दीक्षांत समारोह दीक्षा का समापन नहीं बल्कि उनके जीवन में यह एक नई शुरुआत की तरह है। मैं इस नई शुरुआत के लिए सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। मैं इन विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हुए समर्थ एवं शक्ति प्रदान की। हम सभी यह समझते हैं कि भारत का युवा ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत के सपने का आधार भारत की युवा जनशक्ति है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी जिला और शहर स्तर की कार्य योजना विकसित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और सलाहकारों को पत्र लिखकर वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति बनाने को कहा है। वायु प्रदूषण संबंधी बीमारियों की निगरानी के लिए प्रहरी अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने को भी कहा गया है। मंत्रालय ने हाल में आग लगने से हुई मौतों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभागों से स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा और तैयारियों में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग पर सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है। पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर कल प्रेस वार्ता कर कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आप पार्टी द्वारा हरियाणा से दूषित हवा आने के आरोप पर कहा कि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और तीनों सरकारों को बैठकर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। प्रदूषण के कई कारण हैं, इसके रोकथाम के लिए पराली जलाने पर नजर रखने के साथ ही पॉलीथीन के उपयोग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जल्दी इसका समाधान खोजना होगा, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एनसीआर के बहुत से जिले इस प्रदूषण से बहुत प्रभावित है और मुझे अभी मैं बाहर कह रहा था, मेरे को व्हाट्सएप आया, गुड़गांव में आज AQI 774 है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आम आदमी उस AQI 774 में कैसा जिंदा रह सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यूं ही प्रदूषण चलता रहा तो हमारे आने वाली नस्लों की भी बहुत उम्र कम हो जाएगी। इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके हर आदमी सोचे, तीनों सरकारें बैठकर इस पे विचार विमर्श करें कि कुछ पराली का तो जो धुआं है वो सर्वे के मुताबिक 4-5% होता है। सबसे ज्यादा प्रदूषित यदि कोई करता है तो पॉलीथीन करता है। आप भी इस बात को मान लोगे कि हर घर में 10-5 पैकेट हमारे पॉलीथीन के डेली आदमी लेके आते हैं। आप उसको रोजमर्रा आप देखते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, कहीं जहां भी जाके डंप होता है उसमें आग लगाई जाएगी, सबसे जहरीला धुआं उसका निकलता है।
प्रदेश सरकार ने वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं की स्थिति का आकलन करें। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला उपायुक्तों को जरूरत के हिसाब से स्कूलों में कक्षाओं को बंद कर ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। उधर दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। कई स्थानों पर EQI 500 के आंकड़े को पार कर गया है। ऐसे में विद्यार्थियों की सेहत के लिए कक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। गुरुग्राम में आज से लेकर 23 नवंबर तक स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। जींद में भी प्रदूषण के खराब स्थिति को देखते हुए स्कूलों में 12वीं तक कक्षाएं स्थगित कर ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने का फैसला लिया गया है। सोनीपत के जिला उपायुक्त ने भी 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जिले में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को अगले आदेशों तक छुट्टी रहेगी। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। उधर भिवानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति का विश्लेषण सभी क्षेत्रों में आज से लेकर 23 नवंबर तक 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया गया है। रोहतक में भी 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित करने के आदेश जारी किए गए हैं। चरखी दादरी में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले में कल EQI 300 के पार पहुंच गया। इसके बाद अब आगामी आदेशों तक ग्रेड 4 के प्रतिबंध यहां लागू रहेंगे। प्रशासन की ओर से अगले आदेश तक माइनिंग और क्रशर बंद रखने के अलावा निर्माण कार्य बंद करने को कहा गया है। नियमों को लागू करवाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित की गई है। हालांकि जिले में पराली जलाने का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा NGT के आदेशों को लागू करवाने के लिए व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। SDM नवीन कुमार ने बताया कि ग्रेड 4 लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर माइनिंग और क्रशरों सहित निर्माण और अन्य प्रतिबंधों पर नजर रखेगी। उल्लंघन करने वालों पर टास्क फोर्स ठोस कार्रवाई करेगी। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक म्यूनिसिपल काउंसिल, इंजीनियरिंग विंग हमारी, जिसमें PWD, अपना पब्लिक हेल्थ और NHAI, सबको हमने जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम वाटर स्प्रिंकलिंग करा रहे हैं रेगुलरली। और इसके अलावा जो हमारे चरखी दादरी एरिया में जो क्रशिंग यूनिट्स हैं वो सब बंद कर दी गई हैं। और माइनिंग ऑफिसर, हमारे RTA, इन सबको भी डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं कि हम जो ग्रेड 4 के जो डायरेक्शंस हैं उनको स्ट्रिक्टली लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं। इसके अलावा मैं चरखी दादरी की जनता से भी अनुरोध करूंगा, जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि सुबह जल्दी और शाम को जो सैर के लिए या निकलते हैं वो अभी थोड़ा अवॉइड करें और प्रशासन का सहयोग करें। जितनी भी क्रशिंग यूनिट्स दादरी में सभी बंद कर दी गई हैं। और अगर कोई ऐसा हमारे संज्ञान में आता है कि कोई यूनिट जो क्रशिंग यूनिट जो है वो इनकी पालना नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ भी नियम अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जींद में फैले प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आज अनूठी पहल की। जिला उपायुक्त आज सरकारी गाड़ी के बजाय साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में साइकिल से वो कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने जिला वासियों के साथ साथ सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से आह्वान किया कि वे भी बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए साइकिल अथवा पैदल आवाजाही करें, ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। जिला उपायुक्त ने बताया कि प्रदूषण के चलते जिला में ग्रेड 4 लागू किया गया है और जैसे ही हालात बदलेंगे इसमें कुछ ढिलाई दी जाएगी। ग्रेड 4 जो है वो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है, जो पोल्यूशन को AQI को मद्देनजर रख के लगाया जाता है। दिल्ली का AQI इसमें कंसीडर करते हैं और NCR में जितने भी जिले हैं दिल्ली के आसपास नजदीकी, उन्हीं सभी में ये ग्रेड 4 लागू रहता है। तो इसमें किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं अनटिल अनलेस बहुत क्रिटिकल है। तो अभी उसको एज ऑफ नाउ बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमारा AQI भी लगभग जींद का 350-400 के आसपास हमारा चल रहा है। तो पोल्यूशन को आप देख रहे हैं, हम सभी, कोई पोल्यूशन आपको या मुझे अलग तरीके से इम्पैक्ट नहीं करते, सभी के लिए एक समान है, सभी को उसी प्रकार से नेगेटिव इसके प्रभाव होते हैं जैसे किसी दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के लिए होते हैं। तो इसमें मेरा आग्रह है कि जी मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, साइकिल यूज करें या फिर पैदल
अगर कोई अपना सफर है वो कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इससे जितना हम व्हीकल्स को कम यूज करेंगे पोल्यूशन उतना कम होगा। और एक जिला प्रशासन की ओर से भी हमारी एक पहल है आज से कि हम कोशिश ये करेंगे कि जिला मिनी सेक्रेटेरिएट में जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, साइकिल से, पैदल आए। मैंडेटरी नहीं है लेकिन एक पहल है। इसमें मेरा मानना है कि पब्लिक की जैसे मुहिम होती है तो इसमें सभी लोग जुड़े और पर्यावरण की तरफ एक हमारा पॉजिटिव कदम है। फरीदाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन और सर्दी के कारण स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों से बचाव के उपाय शुरू कर दिए हैं। सिविल सर्जन अशोक कुमार ने बताया कि अस्थमा, हार्ट और टीबी के मरीजों के लिए अस्पतालों में इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही बदलते मौसम के कारण बच्चों में भी बीमारियों के बढ़ने की आशंका है। सीएमओ अशोक कुमार ने कहा कि प्रशासन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने लोगों से सुबह और शाम बाहर ना निकलने और मास्क पहनकर बाहर जाने की अपील की। चेस्ट डिजीज है, कैंसर हो गया, चेस्ट हो गया, टीबी के पेशेंट्स हैं या पुराने टीबी के पेशेंट रहे हैं, उनके अंदर ये जो पोल्यूशन वाला जो वातावरण है ये उनको ज़्यादा दिक्कत करता है। ऐसे में ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। तो वो जितना हो सके इस पोल्यूशन वाले माहौल से अपने आप को बचा के रखें। अपना घर से बाहर निकलना हो तो मास्क का प्रयोग करें। जितना बच्चों को अपने नज़दीक रखेंगे उनको बॉडी तो उसका वो करें, या गर्म कपड़े हैं वो डाल के रखें। और बाकी जो विभाग हैं ग्रेप फोर के अंदर जो अदर विभाग हैं वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जो पुराने जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं जहाँ पोल्यूशन फैलाते हैं उनको रोकने, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके ऊपर रोक लगाते हैं या वो अपना ग्रीन कर्टेन है वो लगा के कंस्ट्रक्शन करें, या माइनिंग्स हैं वहाँ रोक लगाई जाती है। कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने के खतरों को लेकर किसानों और विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने का अभियान जारी है। इस कड़ी में कृषि अधिकारी बलजीत सिंह ने नरवाना के गवर्नमेंट कॉलेज में विद्यार्थियों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से वातावरण दूषित होता है और कई बीमारियां फैलती हैं। साथ ही ये फसल की मिट्टी की ऊपरी सतह को नष्ट कर देती है, जिससे फसल को भी नुकसान होता है। बच्चों को पराली के प्रबंधन करने के बारे में जानकारी दी है और बच्चे घर जा करके, क्योंकि सभी किसानी से जुड़े हुए हैं, ये अपने माँ बाप को, कक्का ताऊ को, दादा दादी को इसके बारे में बताते हैं और हमारे पास फीडबैक भी आता है कि हमारे बच्चे इसके बारे में जागरूक कर रहे थे। तो आज हमने बच्चों को जागरूक यहाँ पर आकर के किया है और इसके नुकसान होने वाले, भाई धरती माता को नुकसान करेंगे तो धरती बंजर हो जाएगी, तो आपने अपने माँ बाप को पराली में आग लगाने से रोकना है। कृषि अधिकारी ने यह भी बताया कि किसान अगर पराली का सही प्रबंधन करते हैं तो उन्हें 1000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा और बेलर खरीदने पर सब्सिडी मिलती है। छात्रों को पराली ना जलाने की शपथ भी दिलाई गई और उन्हें इस मुद्दे पर अपने परिवारों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। जलाने से हमारे क्या क्या पर्यावरण में नुकसान होते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बारे में हमें बहुत जानकारी दिया है और हमें अपने परिवार से बताने के लिए भी कहा है, जिससे हमारे परिवार भी जागरूक हो सके थे। हमारे कॉलेज में फसल अवशेषों को जलाने से जो नुकसान हो रहा है उसके विषय में हमें बताया और उसके बारे में क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी और हमारे खाद्य पदार्थों को सही करने के बारे में भी जानकारी। आजकल पराली जला रहे हैं, इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आजकल पराली जलाना वैसे भी कानूनी अपराध है, एक सामाजिक बुराई भी है, जिसके कारण लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन उपाय भी बताए कि यदि हम पराली नहीं जलाएंगे, ऐसे वैसे खाना नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ में सुधार रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कुरुक्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के 20,600 से ज्यादा बूथों पर सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि जनता भाजपा से जुड़ने के लिए उत्साहित है और पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसको सफल करने के लिए, और 30 नवंबर तक यह अभियान रहेगा। और यह अभियान पूरे देश में चला है। तो आज 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के
आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बने, जहां नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के, ब्लॉक समिति के, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत जो कार्यकर्ताओं की हमारी टीम बनेगी। इसी में से सब जनप्रतिनिधि चुनकर आए, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का हमारा हरियाणा प्रदेश में मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने का ये हमारा अभियान है। मोहनलाल बड़ौली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा का किसान प्रदूषण के प्रति जागरूक है और यहाँ प्रदूषण का स्तर पंजाब के मुकाबले बहुत कम है। समाचारों में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।